हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफ़े में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8th का चैप्टर नंबर 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना पढ़ेंगे। हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते हुए यहाँ दिखाया गया है। कंपनी दीवान बन गई। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी, लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी और हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। अब उसे अपनी ज़मीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह भी ख्याल रखना था कि वह ज़रूरत की चीज़ें खरीदती बेचती रहे। समय के साथ कंपनी को यह समझ में आने लगा कि उसे सावधानी से के साथ आगे बढ़ना होगा। भारी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे और जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना तो जरूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। यह काम कैसे हो, इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाए, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए और मनमाफिक फसलों को मनमाफिक फसलों की खेती कैसे कराई। कंपनी की आमदनी। कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य दोगुना हो चुका था। 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। बंगाल स्थित मुर्शिदाबाद का एक साप्ताहिक हाट। अच्छा, ये है साप्ताहिक हाट। ग्रामीण इलाकों के किसान और कारीगर अपने चीज़ें बेचने और ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए नियमित रूप से बाज़ारों में आते थे। आर्थिक संकट के समय इन बाज़ारों पर बहुत बुरा असर पड़ता था। जल्द ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल के 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। 1/3 आबादी। खेती में सुधार की जरूरत। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो कंपनी अपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आवश्यक आश्वस्त रह सकती थी। कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। यह काम किस तरह किया जा सकता था, इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली। आखिरकार 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। कॉर्नवालिस ने लागू किया था।
1793 में अस्थाई बंदोबस्त। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि अस्थायी रूप से तय कर दी गई थी। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाना था। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा। और जमींदारों को ज़मीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था कि क्यों क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। चार्ल्स कॉर्नवालिस जिस जिस समय अस्थायी बंदोबस्त लागू किया, उस समय कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल था 1793 में। समस्या। मगर अस्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर पा रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था, उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालत बहुत बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों को आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। लेकिन जमींदारों को अभी भी ज़मीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी ज़मीन गंवा चुके थे। जो बचे रह गए थे, अब उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए। ये देखते हैं क्या है ये। बंगाल के रैयतों पर कोलब्रुक का कथन। बंगाल के बहुत सारे गांवों में कई ताकतवर रैयत खुद खेती नहीं करते थे। वे औरों को पट्टे पर ज़मीन दे देते थे और उनसे भारी लगान वसूल करते थे। 1860 में एच.टी. कोलब्रुक ने इन काश्तकारों की स्थिति इन शब्दों में बयान की थी। बटाई की भारी शर्तों पर और मवेशियों बीज आजीविका व कर्जों के बदले बेगारी से दबे ये काश्तकार खुद को कर्ज से कभी बाहर नहीं निकाल सके। जब उन्हें जीने को भी पूरा नहीं मिलता, तो ऐसे भयानक हालात में वे दिल लगाकर काम कैसे कर सकते हैं। न ही उन्हें अपनी हालत सुधरने की कोई उम्मीद दिखाई देती थी। आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदार किसानों को ज़मीन देकर उनसे लगान वसूल करते थे, उन्हें ज़मीन में सुधार की परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ गांवों में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसान को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्ज लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था। महाल। ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महाल एक राजस्व इकाई थी। यह एक गांव या गांवों का एक समूह होता था। महालवाड़ी बंदोबस्त इसी को कहते हैं। एक नई व्यवस्था। 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसे की ज़रूरत हो, तो वह अस्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती है। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों जैसे इस इलाके के ज़्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में है के लिए हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की, जिसे 1822 में
लागू किया गया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया। गांव के एक एक खेत में अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह महाल से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। कहाँ चला गया? लगाया जाता था। इस राजस्व को अस्थायी रूप से तय नहीं किया गया था, बल्कि उसमें समय समय पर संसाधनों की गुंजाइश रखी थी। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मेदारी जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया था। इसे महालवाड़ी बंदोबस्त कहते हैं। गांव या गांव के मुखिया को महालवाड़ी हॉल्ट मैकेंजी 1822 में लागू किया गया था। मद्रास का गवर्नर टॉमस मुनरो 1819 टू 1826 था। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में अस्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवाड़ी का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देखा गया। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिणी भारत में यही व्यवस्था लागू कर दी गई। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसानों रैयतों से ही बंदोबस्त करना चाहिए, जो पीढ़ियों से ज़मीन पर खेती करते आ रहे हैं। राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानीपूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेज़ों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। सब कुछ ठीक नहीं था। नई व्यवस्थाएं लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उनमें समस्याएं दिखाई देने लगी। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया था। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे। रैयत गांवों से भाग रहे थे। बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यूरोप के लिए फसलें। अंग्रेज़ों ने यह महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर रह सकते हैं, बल्कि वहाँ यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से यही सही फसलें भी पैदा की जा सकती है। 18वीं सदी के आखिरी तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर दिया था। इसके बाद 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास, मद्रास में चावल। क्या क्या हुआ यहाँ से? बंगाल बंगाल में हो गया पटसन ना, पटसन। असम में अभी भी चाय के लिए फेमस है, चाय। और हो गया पंजाब में गेहूँ, यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। यह कैसे किया गया? अंग्रेज़ों ने अपनी ज़रूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। आइए इसी तरह का एक फसल उत्पादन की ऐसी ही एक पद्धति को अच्छी तरह समझें। क्या रंग का भी कोई इतिहास है? चित्र 5-6 में सूती कपड़े के छापों की दो तस्वीरें दी गई है। बाईं तरफ चित्र 5 की तस्वीर में भारत के में आंध्र प्रदेश, ये तेरा आंध्र प्रदेश ना, आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए
कलमकारी छापे दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे हैं। ये ब्रिटेन। दोनों छापों में एक बात समान है, दोनों में ही गहरे नीले का इस्तेमाल किया गया है। इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह रंग किस तरह पैदा किया गया? इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा था वह नील नामक एक पौधे से निकाला जाता था। इस बात को काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी में ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधों से ही तैयार किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। भारतीय नील की मांग क्यों थी? नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उसी समय भारतीय नील की बहुत बड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाज़ारों में पहुंचती थी। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी। इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वुड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। वुड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वुड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि नील के आयात पर पाबंदी लगा दें। शीतोष्ण में हो रहा था वुड नामक और अपने भारत में उष्णकटिबंधीय नील का खेती होता था। ये डिफरेंट है। मगर कपड़ों के रंगने वाले नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वुड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील की आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। कैरेबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी, ब्राज़ील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका में के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए। बागान क्या है? एक विशाल खेत जिस पर बागान मालिक बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाता था। कॉफ़ी, गन्ना, तंबाकू, चाय और कपास आदि के विषय में बागानों का जिक्र किया जाता है। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण का युग शुरू हो चुका था। उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेज़ी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी, उसी दौरान वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था। ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। यह नील कहाँ से मिल सकता था? भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के लिए रास्ते ढूंढने लगी। 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेज़ी से फैलने लगी। बंगाल में पैदा होने वाली नील दुनिया के बाज़ारों पर छा गया। 1788 में ब्रिटेन पर आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियों तक छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा दिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और
नए नए बैंक कर्जा देने को तैयार थे। ये है तुम्हारा सेंट सेंट डोमिंग्यू में गुलामों की बगावत, अगस्त 1791, जनवरी स्कूदोल्स्की का चित्र। 18वीं सदी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरेबियन द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंग्यू में नील और चीनी का उत्पादन शुरू किया गया। इन बागानों में काम करने वाली अफ्रीकी गुलाम 1791 में बगावत पर उतर गए। उन्होंने बागान जला दिए और अपने धनी मालिकों को मार डाला। 1792 में फ्रांस में अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी। इन घटनाओं की वजह से कैरेबियाई द्वीपों में नील की खेती ठप हो गई। नील की खेती कैसे होती थी? नील की खेती दो मुख्य तरीके थे, नीज और रैयती। नीज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करते थे। या तो वह ज़मीन खरीद लेते थे या दूसरे ज़मींदारों से ज़मीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। निज खेती की समस्याएं। बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ ज़मीन पर की जा सकती थी। ऐसी ज़मीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थी। यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की ज़रूरत पड़ती थी। इसी तरह की ज़मीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थी? उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने का प्रयास किए और वहाँ के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा हो जाता था। गुलाम, ऐसा व्यक्ति जो किसी दास स्वामी की संपत्ति होता है। गुलाम के पास कोई आज़ादी नहीं होती, उसे अपने मालिक के लिए काम करना होता है। मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत होती थी। मजदूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धन की खेती में व्यस्त थे। धन नहीं, धान की खेती में व्यस्त थे। बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की ज़रूरत थी। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। इसका मतलब यह है कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा ज़मीन है तो उसे 2000 बैलों की ज़रूरत पड़ती। हलों को खरीदना और उनका रखरखाव एक बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे। उन्हें अपने लिए इन चीज़ों की ज़रूरत थी। इस समय नील उत्पादकों को ज़रूरत होती थी। उसी समय किसानों के हल बैल चावल के खेतों में व्यस्त रहते थे। 19वीं सदी के आखिरी तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम ज़मीन आती थी। बाकी ज़मीन रैयती व्यवस्था के अंतर्गत थी। बीघा ज़मीन की एक माप। ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था। बंगाल में अंग्रेज़ों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ तय कर दिया था। रैयतों की ज़मीन पर नील की खेती। रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध सट्टा करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिला था। कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% ज़मीन पर नील की खेती करनी होती थी। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था और वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता था।
19वीं सदी की शुरुआत में बंगाल के मजदूर नील की खेती करते हुए भारत में नील के पौधे की कटाई अधिकांश पुरुष ही करते थे। यह है तुम्हारा बंगाल के मजदूर नील की खेती करते हुए खेतों से फैक्ट्री में लाए जा रहे नील के पौधे के गट्ठर। ये हो गया गट्ठर। नील का उत्पादन कैसे होता था? बीटर वाट किण्वन हौद। नील की खेती के पास नील का एक कारखाना विलियम सिम्पसन का चित्र 1863। नील गांव आमतौर पर बागान मालिकों की फैक्ट्री के आसपास ही होते थे। कटाई के बाद नील के पौधों को कारखाने में स्थित वैट्स हौद में पहुंचा दिया जाता था। रंग बनाने के लिए 3 या 4 कुंडों की जरूरत पड़ती थी। प्रत्येक हौद का अलग काम था। नील के पौधों से पत्तियों को तोड़कर पहले एक गुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबाया जाता था। इस हौद को किण्वन या स्टीपर कुंड कहा जाता था। जब पौधे किण्वन हो जाते थे तो द्रव में बुलबुले उठने लगते थे। ये आप लोग रोक करके पढ़ लीजिएगा, ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है। वाट का मतलब समझाया गया है एक किण्वन अथवा संग्रहण पात्र। नहीं, आप लोग पढ़ लीजिएगा अगर हो सके तो। जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे उन्हें जल्दी ही समझ में आ गया कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी और कर्जों का सिलसिला कभी भी ख़त्म ही नहीं होता था। समस्या और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करे, लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वह धान की खेती नहीं की जा सकती थी। नील विद्रोह और उसके बाद मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमास्ता एजेंटों की पिटाई की गई। रैयतों ने कसम खा ली कि न वो तो नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और न ही बागान मालिकों के लठियालों और लाठीधारी गुंडों से ही डरेंगे। नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली। इसमें कोई शक नहीं कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी, लेकिन जो लोग दबे होते हैं वे हमेशा बगावत नहीं करते। ऐसा कभी कभी ही होता है। 1859 में नील रैयतों को लगान की लगान 1859 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत कराए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव-गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बागान मालिक जबरन लंबे के लिए उनसे ज़मीन ले लेते थे। नील के किसानों को ये भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर 1859 की
की सर्दियों के इलाके का दौरा किया। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एशले ईडन ने एक नोटिस जारी किया कि जिसमें कहा गया था कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दिया है। ये क्या है? ये नील गांवों का एक गीत है, आप लोग रोक करके पढ़ सकते हैं। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील झीलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बागान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। इस बगावत से परेशान सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया, जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फ़ायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहे नील की खेती बंद कर सकते हैं। इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिरी में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा था। इससे उनका व्यवसाय भी पूरी तरह प्रभावित हुआ। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। 1916 लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल के द्वारा बुलाया गया महात्मा गांधी को। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई। पहला आंदोलन महात्मा गांधी का भारत में, चंपारण आंदोलन बिहार में, पश्चिम चंपारण। ये कथन इम्पोर्टेंट है। भीख मांग लूँगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। चांदपुर थाना हरदी के एक नील काश्तकारी हाजी मुल्ला ने मंगलवार 5 जून 1860 को नील आयोग के सदस्यों ने बात की। हाजी मुल्ला ने कुछ सवालों के जवाब इस तरह दिए। WS सीटनकार, नील आयोग के अध्यक्ष, क्या अब तुम नील की खेती करने के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो इस तरह की शर्तों पर खेती करना चाहोगे? हाजी मुल्ला, मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि कोई भी शर्तें मुझे संतुष्ट कर सकती है। श्री साले, क्या तुम 1 रुपया प्रति बंडल की कीमत पर खेती नहीं करना चाहोगे? हाजी मुल्ला, नहीं, मैं नहीं करूँगा। नील उगाने के बजाय कहीं और चला जाऊँगा, भीख मांग लूँगा, परंतु नील नहीं उगाऊँगा। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट देखते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। रैयत मीन्स किसान। महाल हो गया ग्राम समूह। नीज हो गया बागान मालिकों की अपनी ज़मीन पर खेती। रैयतों की ज़मीन पर खेती। यूरोप में वुड उत्पादकों को नील के पौधों से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। वुड का पौधा तुम्हारा शीतोष्ण कटिबंध में उगता था और नील की खेती भारत में उपोष्ण कटिबंध। 18वीं सदी के आखिरी में ब्रिटेन में नील की मांग औद्योगिकरण के कारण बढ़ी। औद्योगिकरण
डैश की खोज से नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा। कृत्रिम कृत्रिम रंग मतलब आर्टिफिशियल कलर। चंपारण आंदोलन डैश के खिलाफ था। नील नील बागान मालिकों के खिलाफ था। अस्थाई बंदोबस्त 1793। कॉर्नवालिस। ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे फ्रेंड्स लोग भी एनसीईआरटी फैक्ट्स को जान सके। धन्यवाद। आपका शुभ दिन हो। जय श्री राम।